नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। दोस्तों, हम एसएसटी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हल कर रहे हैं दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आपके सामने पहला प्रश्न है आज के लिए। सुल्तान का स्वप्न नामक कहानी के लेखिका इनमें से कौन है? आपके विकल्प हैं। ए रास सुंदरी देवी। दोस्तों, अगर हम रास सुंदरी देवी की बात करें तो यह अपनी आत्मकथा लिखने वाली पहली बंगला लेखिका थी। ऑप्शन बी पंडिता रमाबाई की बात करें दोस्तों तो यह एक भारतीय सामाजिक सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता थी। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी रुकैया सखावत हुसैन सुल्तान का स्वप्न नामक कहानी की लेखिका हैं। दोस्तों, सुल्तान का स्वप्न नामक कहानी की लेखिका रुकैया सखावत हुसैन थी। दोस्तों, यह एक भविष्यवादी स्वप्नदर्शी स्त्री पक्षीय रचनाकार थी। अपने छोटे से जीवन में रुकैया सखावत हुसैन ने पदराग जैसे उपन्यास तथा मोतीचूर और अवरोध वासनी जैसे लेख संग्रह सहित कई विचार उत्तेजक रचनाएं लिखी। दोस्तों, यह बिहार के भागलपुर में इन्होंने 1909 में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला जिसमें उनके पति ने भी भरपूर मदद की थी। दूसरा प्रश्न है, गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी? दोस्तों, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं ज्योतिबा राव फुले। दोस्तों, ज्योतिबा राव फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की। दोस्तों, इन्होंने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना पुणे में की थी। दोस्तों, गुलामगिरी पुस्तक में ज्योतिबा राव फुले ने महिलाओं, दलितों एवं शूद्रों की अपमानजनक जीवन स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए आजीवन इन्होंने अपने इस गुलामगिरी पुस्तक में निहित किया है। दोस्तों, याद रखना है। भारतीय न्याय की व्यवस्था के संदर्भ में अपील की व्यवस्था का अर्थ है। आपके विकल्प हैं। ए किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में यह कथन बिल्कुल सही है तो इसका सही विकल्प बन जाएगा विकल्प ए। दोस्तों, भारतीय न्यायिक व्यवस्था विश्व की पुरानी न्यायिक प्रणालियों में से एक है। शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत के तहत भारतीय संविधान में एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना का प्रावधान किया गया है। भारत का शीर्ष न्यायालय नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय स्थित है और उसके नीचे विभिन्न राज्यों में उच्च न्यायालय के नीचे जिला न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालय हैं जिन्हें निचली अदालत कहा जाता है। सरकार की कार्यपालिका अंग से अभिप्राय है। आपके विकल्प हैं। ए उच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। यह मतलब नहीं है कार्यपालिका से। देश का प्रत्येक नागरिक जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उपयोग करता है यह भी नहीं होगा। निर्वाचित प्रतिनिधि यह भी नहीं होगा। दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। डी लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों, कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति में निहित होगी। संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है। दोस्तों, आपको बताना है कि संविधान का अनुच्छेद 22 क्या सुनिश्चित करता है। आपके विकल्प हैं। शिक्षा का अधिकार। दोस्तों, शिक्षा का अधिकार इसको मौलिक अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा बनाया गया और इसका उल्लेख है 21A में, तो यह तो नहीं होगा। ऑप्शन बी है गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार। दोस्तों, इसका सही विकल्प बन जाएगा विकल्प बी गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार सुनिश्चित करता है अनुच्छेद 22। दोस्तों, अगर हम संवैधानिक उपचारों के अधिकार का बात करें तो यह है अनुच्छेद 32 में इसका उल्लेख किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है? दोस्तों, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया जो होता है वह प्रधानमंत्री होता है तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी प्रधानमंत्री।
उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के स्वरूप पर ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, यह अपने वातावरण में लोगों का अध्ययन है। ऑप्शन गलत हो जाएगा। कथन बी है, यह लोगों के संबंधों और उनकी अंतः निर्भरता का अध्ययन है। कथन बी तो सही है दोस्तों। कथन सी है, यह अतीत और वर्तमान के साथ संबंधों का अध्ययन है। तो कथन सी भी सही हो जाएगा दोस्तों। इसका सही विकल्प बन जाएगा विकल्प डी, बी और सी सही है। प्रश्न 8 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित में से किससे संबंधित विषय वस्तु सम्मिलित है। दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक जीवन जो है संबंधित है अंतरराष्ट्रीय संबंध से। तो इसका सही विकल्प बन जाएगा विकल्प बी। आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे? निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प को चुनिए। ऑप्शन ए है, यह स्रोतों को पहचानने में शिक्षार्थियों की योग्यता को मूल्यांकन। दोस्तों, शिक्षार्थियों की योग्यता का मूल्यांकन नहीं किया जाता। ऑप्शन ए तो निगेटिव है, तो इसका सही विकल्प नहीं होगा। ऑप्शन बी है, यह तिथि और घटनाओं को याद करने का रोचक तरीका है। यह भी नहीं होगा। यह दर्शाता है कि इतिहासकार इतिहास में अपनी कल्पना के साथ कैसे अंतरों को पूरा करें। यह भी नहीं होगा। तो इसका सही विकल्प बन जाएगा विकल्प डी, यह वर्तमान का अतीत के साथ तुलना करने में प्रोत्साहित करता है। 10वां प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए आप वृत्तांतों का प्रयोग क्यों करेंगे? दिए गए विकल्पों में से सबसे उचित कारण को चुनिए। ऑप्शन ए है, अवधारणाओं को सजीव वास्तविकताओं के साथ जोड़ सके। दोस्तों, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए, अवधारणाओं को सजीव वास्तविकताओं के साथ जोड़ सकें। राष्ट्रीय आधार समूह 2006 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षण अपनी लोकप्रियता खो रहा है, क्योंकि दोस्तों आपको बताना है कि सामाजिक विज्ञान अपनी लोकप्रियता क्यों खो रहा है। आपके विकल्प हैं ए, यह कई विषयों के अध्ययन को प्रोत्साहित करता है। यह तो नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि प्रोत्साहन पॉजिटिव होता है और हमें पूछना है कि खो रहा है यानी कि नेगेटिव। यह मानवीय मूल्यों में अंतर विरोध की कई स्थितियां प्रस्तुत करता है। दोस्तों, इसका सही विकल्प बन जाएगा विकल्प भी, यह मानवीय मूल्यों में अंतर विरोध की कई स्थितियां प्रस्तुत करता है, इसलिए सामाजिक विज्ञान शिक्षण अपनी लोकप्रियता को खो रहा है। प्रश्न 12 है, एक शिक्षक का सामाजिक विज्ञान के विषय को संपादित करने की भूमिका का निम्नलिखित ए और बी कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, शिक्षक सभी शिक्षार्थियों की गरिमा को अवश्य सुनिश्चित करें और संवेदनशीलता के साथ ऊर्जा को शुरू करें। दोस्तों, आप कथन ए तो सही हो जाएगा। कथन बी है, शिक्षक लड़कों के साथ तथ्यों और लड़कियों की भावनाओं पर अवश्य बल दें। यह गलत हो जाएगा। तो इसका सही विकल्प बन जाएगा विकल्प डी, सॉरी दोस्तों, विकल्प सी सही हो जाएगा, केवल ए। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है? दोस्तों, आपको बताना है कि सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है। आपके विकल्प हैं ए, यह सामाजिक अध्ययन को विज्ञान कहने की मांग को पूरा करता है। यह तो नहीं होगा। बी है, इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके में प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके में प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है। दोस्तों, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक है क्योंकि इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके में प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है। यह मानव समाज का अध्ययन करने वाली शैक्षिक विद्या है। आप एक वर्ष में नियोजित, अल्प नियोजित और अनियोजित ग्रामीण श्रमिक द्वारा बिताए गए समय के समानुपात को चित्रित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से आप कौन से आरेखीय चित्रण को चुनेंगे? दोस्तों, इसमें जो सही हो जाएगा हमारा विकल्प ए, प्रवाह आरेख। दोस्तों, प्रवाह आरेख वस्तुतः कलन विधि का एक चित्रात्मक प्रदर्शन है। इसमें विभिन्न रेखाओं एवं आकृतियों का प्रयोग किया जाता है, जो कि विभिन्न प्रकार के निर्देशों के लिए प्रयोग की जाती है। शिक्षार्थियों का सामाजिक विज्ञान विषय में कला के माध्यम से आकलन करने का सबसे उचित कारण चुनिए। आपके विकल्प हैं ए, यह अवधारणाओं का एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प
यह अवधारणाओं का एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है। निम्नलिखित में से भूमंडलीय तापन पर हुई परियोजनाओं में से कौन सा द्वितीयक स्रोत पर आधारित है? आपके विकल्प हैं ए, एक पुस्तक में उल्लिखित मौसम में हुए परिवर्तनों पर आधारित चर्चा। ऑप्शन बी है भूमंडलीय तापमान पर चित्रों का कोलाज बनाना। दोस्तों इसका सही विकल्प बन जाएगा विकल्प बी, भूमंडलीय तापमान पर चित्रों का कोलाज बनाना। दोस्तों भूमंडलीय तापन पर हुई परियोजनाओं में भूमंडलीय तापन पर चित्रों का कोलाज बनाना द्वितीयक स्रोत पर आधारित है। भूमंडलीय तापन की संकल्पना जो है पृथ्वी के बढ़ते हुए तापमान से जुड़ी हुई है। पृथ्वी पर लगातार विभिन्न प्रकार के गैसों के बढ़ते मिश्रण के कारण जो है वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि हो रही है। एक शिक्षक शिक्षार्थियों को कुछ मानदंड देते हैं और कहते हैं कि वे उन पर आधारित अपनी परियोजना का आकलन करें। निम्नलिखित में से कौन से आकलन के तरीके का प्रयोग शिक्षक द्वारा किया गया है? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, रचनात्मक आकलन। दोस्तों एक प्रक्रिया का अवलोकन जिसमें शिक्षक छात्र के सीखने के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसको रचनात्मक आकलन कहा जाता है। नागरिक शास्त्र की नामावली में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 ने बदलाव का क्या सुझाव दिया है? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, सामाजिक और राजनीतिक जीवन। दोस्तों नागरिक शास्त्र की नामावली में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 ने सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान में बदलाव का सुझाव दिया है। भारत में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ का निर्माण करने की जिम्मेदारी एनसीईआरटी को है। यह संस्था जो है एनसीईआरटी समय समय पर इसकी समीक्षा भी करती है। निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के कक्षा कक्ष में आप किस मूल्य पर सबसे कम बल देंगे? दोस्तों सबसे कम बल देंगे तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों उच्च प्राथमिक स्तर पर है ना, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, सहयोग। दोस्तों उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के कक्षा कक्ष में सहयोग मूल्य पर सबसे कम बल देंगे। सामाजिक विज्ञान अनुसंधान खोज का विस्तार करने के क्रम में विश्लेषण और अवधारणा मानव जीवन का एक व्यवस्थित तरीका होता है। शिक्षार्थियों के संकल्पनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, सत्र की समाप्ति पर होने वाले आकलन को संकल्पनात्मक आकलन होता है। मान लीजिए एक शिक्षक को कक्षा 7 में पाठ ठंडा रेगिस्तान पढ़ाना है यानी कि लद्दाख पढ़ाना है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उचित होगी? दोस्तों इसका सही विकल्प बन जाएगा विकल्प डी, प्रतीक अध्ययन विधि। प्रतीक किसी वस्तु, चित्र, लिखित शब्द, ध्वनि या विशिष्ट चिन्ह को कहते हैं जो संबंध, सदृशता या परंपरा द्वारा किसी अन्य वस्तु का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतीक अध्ययन विधि का प्रयोग करके एक शिक्षक कक्षा 7 में पाठ ठंडा रेगिस्तान लद्दाख के विषय में पढ़ा सकता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों या इतिहास लेखन को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिक प्रासंगिक है? दोस्तों इसका सही विकल्प बन जाएगा विकल्प सी, परियोजना विधि। दोस्तों उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों या इतिहास लेखन को पढ़ाने के लिए परियोजना विधि अधिक प्रासंगिक है। यह विधि जो है शिक्षण की नवीन विधि मानी जाती है। इसका विकास शिक्षा में सामाजिक प्रवृत्ति के फलस्वरूप हुआ है। शिक्षा इस प्रकार दी जानी चाहिए जो जीवन को समर्थ बना सके। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की संस्कृति के अनुसार बच्चों का विद्यालय जीवन निम्नलिखित में किसके साथ जोड़ना चाहिए? दोस्तों इसका सही विकल्प बनेगा विकल्प सी, विद्यालय के बाहरी वातावरण के साथ। शिक्षार्थियों के संकल्पनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, सत्र के समाप्त होने पर आकलन। निम्नलिखित में से किस विकल्प को दंड आरेख के द्वारा सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है? दोस्तों इसमें से जो है वर्षा को दंड आरेख के द्वारा सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है। दोस्तों दंड आरेख एक प्रमुख एकविमीय आरेख होता है। इसके द्वारा एकल अथवा सामूहिक सांख्यिकीय आंकड़ों के मानों को
आयताकार दंडों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जहां प्रत्येक दंड की लंबाई उसके द्वारा प्रदर्शित किए जा रहे मान के अनुपात में रखी जाती है। इस आरेख द्वारा वर्षा को दर्शाया जा सकता है। लोकतांत्रिक संस्थानों की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित पाठ्यक्रम संबंधी उपागम को चुनिए। दोस्तों इसका सही विकल्प बन जाएगा विकल्प बी, वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थिति के उदाहरणों को प्रस्तुत करना। दोस्तों लोकतांत्रिक संस्थानों की समझ को विकसित करने के लिए वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थिति के उदाहरणों को प्रस्तुत कराना सबसे उचित पाठ्यक्रम संबंधी उपागम को चुनना होना चाहिए। गणितज्ञ तथा खगोलशास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीयम नामक पुस्तक निम्नलिखित में से भाषाओं में से किसमें लिखी थी। दोस्तों आर्यभट्ट जो थे यह बिहार के दानापुर से संबंधित थे। तो दोस्तों इन्होंने आर्यभट्टीयम नामक अपनी पुस्तक जो है संस्कृत भाषा में लिखी है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, संस्कृत। दोस्तों आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। इन्होंने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की, जिसमें ज्योतिष शास्त्र से अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इसी ग्रंथ में इन्होंने अपना जन्म स्थान कुसुमपुर और जन्मकाल शक संवत 398 यानी कि 398 ईसा पूर्व बताया है। निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के बाद में चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, सारनाथ। दोस्तों सारनाथ काशी अथवा वाराणसी के 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं पर दिया था, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया जाता है, और जो मत इनकी बौद्ध मत के प्रचार का आरंभ था। यह स्थान बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में से एक है। संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों को मूवेंदर कहा गया है। दोस्तों आपको बताना है कि किन 3 राजवंशों को संगम कविताओं में मूवेंदर कहा गया है। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, चोल, चेर, पांड्य को मूवेंदर कहा गया है। दोस्तों मूवेंदर जो है यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है 3 मुखिया, यानी कि चोल, चेर तथा पांड्य। ये तीनों दक्षिण भारत में बहुत शक्तिशाली थे। इन तीनों शासकों ने एक ही समय में तमिलनाडु के विभिन्न हिस्सों पर शासन किया था। उनके अलग अलग राजधानियां, प्रतीक और झंडे थे, और ये सभी विभिन्न वास्तुशिल्प और साहित्यिक कार्यों में प्रसिद्ध हैं। दोस्तों मूवेंदर कहा जाता है चोल, चेर और पांड्य को, याद रखना है दोस्तों। आज के लिए आखिरी प्रश्न है दोस्तों, रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पालिश वाले पत्थर पर बना सांड जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, इनमें से जिसके शासनकाल में बनाया गया था वह कौन है। दोस्तों इसको बनाया गया था मौर्य काल में। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, मौर्य काल। दोस्तों रामपुरवा जो है बिहार के जिला चंपारण में एक ऐतिहासिक ग्राम है, जहां से मौर्य शासक अशोक के 2 खंडित स्तंभ प्राप्त हुए हैं। यहां से प्राप्त स्तंभों के शीर्षों पर सिंह और वृषभ की प्रतिमाएं निर्मित हैं। इनमें से एक पर सप्त स्तंभ आदेश लेख प्राप्त हुआ है। याद रखना है दोस्तों। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।